अब इस प्रपोजल के अंदर आप लोगों ने जो अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है टॉपिक ऑफ रिसर्च, यानी कि आप लोगों ने जो 10 पेपर्स पढ़े हैं, जो मैंने प्रॉब्लम्स दी थी, या जो जिन लोगों ने अपनी कोई प्रॉब्लम डिसाइड कर ली है कि हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर काम करना है, तो उनका वही एक टॉपिक बन जाएगा। जो लोग मतलब टेक्निकली प्रोग्रामिंग या कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते, वो एक सर्वे पेपर राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सर्वे पेपर होता है, एक रिव्यू पेपर होता है, दोनों में फर्क होता है। यहाँ पे जो आप सर्वे करते होते हैं उसमें आप लोग क्वांटिफाई करते हैं चीज़ों को, प्रॉपर क्वांटिफाई करके वेरिएबल्स लेके और प्रॉपर उसका सारा बताते होते हैं। रिव्यू के अंदर जस्ट आप लोगों ने जो चीज़ें किसी ने बताई हुई है ना, सर जस्ट उन्हीं को लेके थोरेटिकली एक्सप्लेन कर देना। रिव्यू पेपर वो होता है। आप लोगों ने रिव्यू नहीं लिखना, आप लोगों ने सर्वे लिखना है। ये चीज़ मैंने ग्रुप के अंदर भी दोनों चीज़ों की डेफिनेशन आप लोगों को सेंड कर दी हुई है कि रिव्यू पेपर और सर्वे पेपर में फ़र्क क्या होता है। मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, बात की थी, तो मैंने उधर ये उसको क्लियर किया था कि मैं आप लोगों को सर्वे पेपर का कह रहा हूँ, रिव्यू पेपर का नहीं कह रहा। तो मैंने सर्वे पेपर की डेफिनेशन उधर सेंड कर दी थी, तो वहां से ग्रुप से भी पढ़ लेना अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो, कि सर्वे पेपर लिखना है आप लोगों ने। अब जब आप लोगों ने सर्वे पेपर लिखना होता है तो वो सर्वे किसी ना किसी टॉपिक पे ही होता है ना, किसी एक चीज को लेके। अब उस चीज के ऊपर, अब वो चीज कोई एक टेक्निक भी हो सकती है कि आप किसी एक टेक्निक को लेके उसकी डिफरेंट जगह पे इम्प्लीमेंटेशन ले लो। एक टेक्निक को पकड़ो, उसको किस किस बंदे ने किस किस काम के लिए यूज किया और उसके रिजल्ट्स क्या आए थे, और वो रिजल्ट्स ठीक आए थे कि नहीं आए थे। अगर वो ठीक नहीं आए थे तो उसमें मजीद इम्प्रूव करने के लिए, मजीद इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप कुछ प्रपोज कर दो आगे। ये एक सर्वे पेपर का सिनेरियो होता है कि आप किसी एक टेक्निक को पकड़ के, वो टेक्निक किस किस बंदे ने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की हुई है, और जब उसने इस्तेमाल की जो उसके रिजल्ट्स आए वो ठीक थे कि या नहीं ठीक थे। अगर नहीं ठीक थे तो आपने वो गैप ढूंढ के, जिस वजह से वो नहीं ठीक थे, वो आपका प्रपोज्ड सोल्यूशन बन जाएगा कि उसने मतलब ये काम अगर इसके अंदर ऐड कर लिया जाए तो ये रिसर्च एक कंप्लीट बन जाएगी। वो प्रपोज सोल्यूशन आप आगे अपने आगे जो काम करना होगा आप लोगों ने उसके बाद उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक आप लोगों ने जो अभी काम करना है उसके अंदर वो आपका एक सर्वे पेपर बन जाएगा, और सर्वे पेपर के एट द एंड पे हम एक सोल्यूशन प्रपोज करते होते हैं, जो कि हम लोगों ने एक आइडिया किया होता है अपने सर्वे पेपर के अंदर से। तो ये अभी का काम भी हो जाएगा, और जो आप सोल्यूशन प्रपोज करोगे आप उसको आगे फ्यूचर रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप ये टेक्निक इस तरह फिक्स कर लेते होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ सर्वे पेपर वालों के लिए। जिन्होंने प्रॉब्लम्स ली हुई हैं वो तो अपनी फिर प्रॉब्लम्स के ऊपर ही लिटरेचर रिव्यू राइट करेंगे। तो अभी मैंने बताया एक टेक्निक को पकड़ के बाकी जगह पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेना। दूसरा तरीकाकार होता है कि एक इम्प्लीमेंटेशन को पकड़ो कि वो काम जो प्रॉब्लम आजकल एक फेस की जा रही है और डिफरेंट लोग उसका सलूशन भी दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोई एक अच्छा सलूशन नहीं दिया अभी तक। दूसरा तरीका का होता है सर्वे पेपर राइट करने का कि आप प्रॉब्लम एक पकड़ लो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स यूज की होंगी। आप फिर उन टेक्निक्स के दरमियान में सर्वे लिखोगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फलां बंदे ने ये इस्तेमाल किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। लेकिन जिसने भी किया वो तमाम के अंदर से एक फलां चीज की कमी जरूर थी, अगर वो भी ऐड कर ली जाती तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत अच्छा बन सकता था। दूसरा तरीका कार सर्वे पेपर का लिखने का ये होता है, या तो आप प्रॉब्लम पकड़ लेते हो, टेक्निक के दरमियान में कंपैरिजन करते हो, या आप एक टेक्निक पकड़ लेते हो, उसके सॉल्यूशंस के दरमियान में कंपैरिजन करते हो। तो ये एक सर्वे पेपर का मतलब आइडिया बता दिया। आप जो भी पकड़ते हो वही चीज आप लोगों की ये रिसर्च टॉपिक के अंदर आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज इसमें आती है इंट्रोडक्शन की। जब आप लोगों ने वो टेक्निक एक पकड़ी और एक प्रॉब्लम पकड़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। तो मतलब हम लोगों ने उसकी एक मोटिवेशन बनानी होती है अपने उस काम की, कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो क्यों करने जा रहा हूँ।
तो उसकी मोटिवेशन बनाने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट में ना एक पैराग्राफ लिखना होता है कि जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सेंटीमेंट इज एन इमोशन, फीलिंग्स, एटीट्यूड, यानी कि ओपिनियंस एंड सब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस, नॉट फैक्ट्स। क्या कर रहा हूँ कि मैं एक काम किया हुआ है कि सेंटीमेंट एनालिटिक्स यानी कि एनालिसिस किया है जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर, वो डाटा जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, किसी टेबल की फॉर्म में नहीं होता। तो ये काम को करने के लिए मैंने स्टार्ट में मोटिवेशन बनानी होती है, वो हमारा इंट्रोडक्शन का काम होता है। तो ये काम अब क्या था कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटे के अंदर मेरे पास जो चीजें थी, इमर्जिंग ट्रेंड्स थे, वो मैंने निकालने थे ना। वो ट्रेंड्स क्या है वो हम लोगों ने फिर अपने इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़े से एक्सप्लेन करने होते हैं स्टार्ट से लेके एक अपनी मोटिवेशन बनाने के लिए। यानी कि फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, ये सारी चीजें हमें किसी के टेक्स्ट में से नजर आती होती हैं। जैसे ग्रुप में मतलब कुछ मैसेजेस आए, अब उन मैसेजेस को पढ़ते सार ही आप लोगों की एक इमोशंस बनती है ना। तो इस तरह के जो टेक्स्ट होते हैं जो पैराग्राफ की सूरत में होते हैं या दो चार फिक्रों की सूरत में होते हैं, उनको पढ़ के हमारे अंदर एक इमोशंस बन रहे होते हैं। जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो या कोई किसी का मैसेज पढ़ते हो तो वहां से हमें एक इमोशन या उस बंदे का एटीट्यूड शो हो रहा होता है। तो मतलब इस काम के लिए हमने इमर्जिंग ट्रेंड्स यही होते हैं किसी टेक्स्ट के अंदर, तो वो निकालने के लिए मैंने ये काम करना था। तो मैंने पहले उन काम जो निकालने हैं ना, जो चीजें जहां से हमें पता चलना था, मैंने उन चीजों को लेके थोड़ा सा राइट अप कर दिया। ये मेरी स्टार्ट की मोटिवेशन होगी। अब ये जो इंट्रोडक्शन होता है, स्टार्ट में हम कुछ चीजें बैकग्राउंड की तरह बैकग्राउंड से अपने अपने अल्फाज को एक्सप्लेन करते होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोई से दो पैराग्राफ लिखने होते हैं जो कि हम लोगों ने किसी न किसी रिसर्च पेपर से लिए होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने दो पेपर्स का लिटरेचर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक पैराग्राफ एक पेपर से लिया गया, फिर दूसरा पैराग्राफ ये दूसरे पेपर से लिया गया। मतलब इन चीजों के बारे में इन दो लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो मैंने उनकी वर्डिंग को अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करके साथ उसका रेफरेंस कोट कर दिया। तो इस तरह अब जो मैंने आप लोगों को एक मोटिवेशन पैराग्राफ की बात की थी वो मैं यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, आप चाहे बाद में लिख लो चाहे पहले लिख लो। तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है आप लोगों का, उसके अंदर यही चीज होती है कि कोई एक पैराग्राफ आप लोगों ने खुद से बनाना होता है जिसमें आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन क्रिएट करनी होती है, और कुछ पैराग्राफ जो बाकी होते हैं वो आप लोगों ने इस तरह डिफरेंट रिसर्च पेपर से लेके, आप लोगों की जो रिसर्च होती है ना, आप उसमें ज्यादा काम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते इंट्रो और लिटरेचर के अंदर। इंट्रो और लिटरेचर क्योंकि सारा का सारा बैकग्राउंड नॉलेज होता है, आप लोगों ने इसके अंदर ज्यादातर चीजें जो भी लिखनी होती हैं वो जहां से भी लिखनी है उसका रेफरेंस जरूर कोट करना है। तो ये ज्यादातर ये चीजें हम लोग डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट रिसर्च पेपर से हम लोग निकाल के लिखते होते हैं अपने इंट्रोडक्शन और लिटरेचर व्यू के अंदर। इसलिए हम लोग इस तरह ये रेफरेंस भी देते होते हैं इसके अंदर कि ये पैराग्राफ, ये सारा एक जो कॉन्सेप्ट था मैंने फलां बंदे से पढ़ा, मैंने उसका रेफरेंस दे दिया। कोई एक आप पैरा सिर्फ आप लोग अपनी तरफ से राइट अप कर सकते होते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो स्टार्ट में कर लो चाहे एंड पे कर लो। एंड पे तो आता ही होता है क्योंकि वो जो एंड पे पैराग्राफ आप लोगों का इंट्रोडक्शन में आता होता है ना, वो आप लोगों ने अपने काम का फ्लो बताना होता है कि मैं ये काम ऐसे ऐसे करूंगा, करूंगा मतलब किया नहीं करूंगा। तो आप लोगों ने अपना एक फ्लो बताना होता है आखिरी पैराग्राफ के अंदर। पहला पैराग्राफ होता है कि वो आप लोग अपनी तरफ से राइट कर सकते हो कि कोई एक जो बैकग्राउंड एक मोटिवेशन होती है वो क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग वो नहीं भी क्रिएट करते, आप स्टार्ट से ही किसी का काम कॉपी करना शुरू कर देते हो, तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी ठीक है। लेकिन अब इंट्रोडक्शन के कुछ रूल असूल होते हैं। मतलब जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना होता है ना, तो इसमें सिर्फ कोई दो तीन या ज्यादा से ज्यादा चार, मिनिमम दो, ज्यादा से ज्यादा चार पेपर्स का हम लोग रेफरेंस कोट कर सकते होते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते होते। तो इसलिए हम लोगों ने अगर अपना टेक्स्ट बढ़ाना हो ना, तो पहला पैराग्राफ भी हम लोग अपनी तरफ से लिख लेते होते हैं, दरमियान में दो तीन पैराग्राफ हम लोग किसी की चीजें मतलब जो होती हैं अपने काम के रेलिवेंट वो कोट कर लेते हैं, और उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ होता है वो हमारे अपने ही काम का फ्लो बन जाता है। तो इस तरह कोई एक डेढ़ पेज का हमारे पास इंट्रोडक्शन क्रिएट हो जाता है।
तो आप लोगों ने दो काम हो गए आप लोगों के। एक आप लोगों ने अपना ये टॉपिक डिसाइड करना है, जिस टॉपिक पे आप लोगों ने काम करना है इसको फाइनलाइज करके यहाँ पे राइट अप करना है। दूसरा काम आप लोगों ने इसके मतलब इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ आप लोगों का जो होगा वो आप लोगों की उस चीज के मतलब मोटिवेशन होगी, और उसके बाद दो पैराग्राफ जो होंगे वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से किसी पेपर का लिटरेचर व्यू या किसी पेपर की समरी राइट करनी होगी जो आप लोगों के काम के रेलिवेंट होगी। अब समरी और लिटरेचर व्यू में यही फर्क होता है, जब समरी राइट की जाती है तो पूरा पेपर का जो एक मवाद होता है ना, एक अब्स्ट्रैक्ट होता है पूरे पेपर का, वो समरी में राइट किया जाता है। लेकिन जब हम उसको लिटरेचर व्यू में यूज करते हैं तो फिर हम उसकी वो चीजें जस्ट कॉपी करते होते हैं जो हमारे काम के रेलिवेंट होती है। सारे पेपर को हम लोग उसका जो एक समरी होती है वो राइट नहीं करते, सारे पेपर को पढ़ के हम लोग अपनी वर्डिंग में राइट नहीं करते होते, बल्कि उसके अंदर से सिर्फ अपने रेलिवेंट जो चीजें होती हैं सिर्फ उनको कोट करते होते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने इसके अंदर लिटरेचर व्यू लिखना है, अब आप लोगों ने समरी नहीं लिखनी। यानी कि आप लोगों ने पहले एक पैराग्राफ लिखना है अपने टॉपिक की मोटिवेशन के लिए, उसके बाद एक दो पैराग्राफ आप लोगों के इस तरह से लिटरेचर व्यू के तौर पर आ जाएंगे। जब ये काम आप लोगों का इतना हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक भी डिसाइड हो गया, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी राइट अप कर लिया, जब इतना काम हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे फिर उस चीज के। आप लोगों का एक पूरा काम डिसाइड हो गया ना कि मैं ये काम करना है और उसका ये इंट्रोडक्शन है, तो जाहिर बात है उसके फायदे भी तो आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे ना। तो फिर आप लोगों ने मिनिमम दो ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ज्यादा आप लोगों की मर्जी है लिखो चाहे ना लिखो, मिनिमम दो ऑब्जेक्टिव लिखने हैं कि जो आप लोग काम कर रहे हो इसका फायदा क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को ये चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग उस तरह राइट अप कर सको। कहता है देयर इज अ नीड टू मेक मोर क्लियर सिस्टम इन सेंटिमेंट एनालिसिस टू एनहांस द security on products or services from different clients and to enhance the usefulness of aspects and opinion extraction। मतलब वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है ना, क्योंकि जब कोई एक प्रोडक्ट बाय की करते हैं कस्टमर, तो उसके ऊपर फिर वो ना कमेंट्स भी देते हैं, अपने रिव्यूज बताते हैं कमेंट्स की सूरत में। इसके अंदर वो काम किया गया है कि उन कमेंट्स को लेके उनके जो इमोशंस है ना, जो उनकी ओपिनियंस है उस चीज के बारे में, वो उनकी जांच पड़ताल की हुई है। तो यहाँ पे इसका पहला फायदा तो ये हो गया कि हम लोगों की ओपिनियन एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका पहला फायदा ये हो गया। तो आप लोग जो काम करोगे उसका भी कोई ना कोई इस तरह फायदा होगा। ये ओपिनियन एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जब लोग अपनी चीजें कहीं ना कहीं राइट कर देते हैं, हम उनकी वो चीजें पढ़ के उनके बारे में एक आइडिया बना लेते हैं, उनके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं कि फलां बंदे की फलां चीज के बारे में क्या ओपिनियन है। तो इस तरह की ओपिनियन मालूम करना इसका पहला फायदा ये है। तो इस तरह आप लोगों ने कम से कम कोई दो ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। उसके बाद ये इसकी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं फॉर्मेट के अंदर। मतलब होता है कि आप लोगों का काम रियल लाइफ के अंदर कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये कोई एक आध लिख देना जस्ट इस खाने को पूरा करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर रिव्यूज जो होते हैं ना, उनके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए इस काम को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन होगी ना। तो ये जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं ये वही होती हैं जो आप लोगों का रिसर्च रियल लाइफ में कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये वो एप्लीकेशन नहीं है कि जो आप लोगों ने बनानी है, ये वो एप्लीकेशन है जो आप लोगों के इस काम को पढ़ के कोई बना सकता है। तो कोई एक आध लिख देना इसके अंदर। उसके बाद आप लोगों का आता है हाइपोथेसिस। ये मैंने आप लोगों को नहीं, मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं बताया था। ये जो आप लोगों का हाइपोथेसिस होता है ना, कि इसमें आप लोगों का एक कंप्लीट मतलब आप लोगों ने अपने काम का बताना होता है कि ये हो भी सकता है, ऐसे नहीं भी हो सकता है। तो आप लोगों ने एक मतलब स्टेटमेंट राइट करनी है अपने काम की कि ये काम मैं इस तरह करूंगा और उसका मुझे ये इस तरह फायदा होगा। ठीक है। The main application of sentiment analysis is opinion summarization based on the types of input data। मतलब एक मैंने पूरा एक ना उसका स्टेटमेंट बना के यहाँ पे राइट कर दी। तो ये जो हाइपोथेसिस होता है ये आप लोगों के काम की एक एट एंड पे जो निकलनी है ना कंक्लूजन, वो होती है।
वो तो जो निकलनी है सो निकलनी है, उसके बारे में आप लोगों ने पहले से देखना होता है हाइपोथेसिस के अंदर, कि आप लोगों का हाइपोथेसिस ये होता है कि आप लोगों ने जो काम करना है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ये जो लोग सर्वे कर रहे हैं ना, उनका हाइपोथेसिस नहीं आएगा, ठीक है। जो लोग किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं उनका हाइपोथेसिस आएगा। तो ये हाइपोथेसिस वाला पार्ट सर्वे वाले लोगों ने नहीं लिखना है, जो सर्वे नहीं कर रहे, प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, उन्होंने लिखना है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगी बना के पूरी इस तरह पैराग्राफ की सूरत में कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और उसके ये रिजल्ट्स होंगे। यानी कि आप लोगों ने एक चीज अज्यूम कर लेनी, अब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाँ या ना में बाद में डिसाइड होगी जब वो काम हम लोग कर लेंगे। अभी तो हम चीजें सारी प्रपोज कर रहे हैं ना, तो प्रपोज में हमारा हाइपोथेसिस ही आता होता है। जब ये चीजें हम परफॉर्म कर लेंगे फिर हमारी कंक्लूजन आएगी, वो कंक्लूजन हमारे इस हाइपोथेसिस का आंसर होगी कि क्या वो जो मैंने हाइपोथेसिस पेश किया था वो प्रॉपर कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ। अगर तो इसके मुताबिक रिजल्ट आ रहे हैं तो मतलब कंप्लीट हो गया, अगर नहीं आ रहे तो नहीं हुआ। उसके बाद ये 10 पेपर्स का लिटरेचर व्यू, मतलब इस तरह ये लिटरेचर व्यू लिखते वक्त ना स्टार्ट में एक मतलब कुछ 2-4 फिक्रे आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, कोई इशू नहीं होता। आप इस तरह नंबरिंग के साथ अपना लिटरेचर व्यू स्टार्ट कर दोगे, वही लिटरेचर व्यू जो आप लोगों ने असाइनमेंट 2 के अंदर किया है। यानी कि पहला पेपर पढ़ के उस पेपर के अंदर से आप लोगों को अपने टॉपिक के रेलिवेंट क्या चीज मिली, यानी कि जो आप लोगों का काम है वो किसी एक चीज के साथ तो नहीं ना हो रहा, उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। वो डिफरेंट चीजों के मुतल्लिक आप लोगों ने पढ़ना होता है कि डिफरेंट चीजों को फला फला बंदे ने कैसे कैसे यूज किया हुआ है। तो पहला पेपर पहली चीज के मुतल्लिक जो पहला पेपर पढ़ोगे उस बंदे ने आप लोगों की उस चीज के मुतल्लिक क्या राइट अप किया है वो आप लोगों का पहला लिटरेचर व्यू बन जाएगा। इसी तरह दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे आप लोगों ने 10 पेपर्स का लिटरेचर व्यू राइट अप करना। तो ये वो लिटरेचर व्यू वही होगा जो आप लोगों ने अभी असाइनमेंट 2 में किया है। जब आप लोग इतना काम कर लोगे ना तो आप लोगों के टॉपिक के मुताबिक आप लोगों को एक प्रॉब्लम मिल जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम मैंने खुद दी, वही प्रॉब्लम वो यहाँ पे इन पेपर्स को पढ़ के उसमें एडवांसमेंट ला के राइट अप करेंगे। वो प्रॉब्लम एज इट इज राइट अप नहीं करेंगे। ये जो रिसर्च गैप होता है ये आप लोगों की प्रॉब्लम्स ही होती हैं। चाहे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हेडिंग दे लो, चाहे आप रिसर्च गैप की हेडिंग दे लो, सेम एक ही चीज। सर मेरा एक क्वेश्चन। जी जी पूछो। सर जो हमने लिटरेचर व्यू पहले सेकंड असाइनमेंट का लिखा है वो तो हमने 10 पेपर्स लिख के और एक उसकी समरी एक लिटरेचर व्यू का लिखा था। नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा था 10 पेपर्स की अलग अलग समरी राइट अप करनी। लेकिन सर हमने जो असाइनमेंट सबमिट करवाई वो तो ऐसे करवाई है, मुझे नहीं पता था और हमें उसके रिमार्क्स चलो अभी नहीं ठीक है, मिले तो वो हम मैंने लोगों अभी को। थोड़ी देर पहले वही बात की है, वो जो हो गया वो सो हो गया। अब उससे आगे जो चलना है उसको देखना है। ठीक है सर। ठीक है, उसको अभी छोड़ ओके। दो, कोई मसला नहीं, उसका ठहरा जो हो गया उसका रहने दो, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आगे वाले की टेंशन लेनी है, आगे जो काम है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है सर। हाँ। तो यहाँ पे मतलब ये 10 पेपर का जब लिटरेचर व्यू लिख लोगे, प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी पता चल जाएगा, तो आप लोगों का एक पूरा रिसर्च गैप या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनती होती है। अब हेडिंग बात जगह पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की दी होती है, बात जगह रिसर्च गैप कहा होता है। मकसद दोनों का सेम ही होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब जो काम जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, रिसर्च गैप मतलब जो फ्लॉ जो कहीं रह चुका हुआ है। जब आप 10 लिटरेचर रिव्यू पेपर्स पढ़ते हो ना, हर पेपर के एट द एंड पे एक फ्यूचर वर्क लिखा हुआ होता है। तो जब आप इतनी चीजें पढ़ते हो तो आप लोगों के माइंड में जरूर कोई ना कोई एक आध गैप बन जाएगा, एक प्रॉब्लम सेट हो जाएगी। वो जो एक गैप बनेगा ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे रिसर्च गैप वाले पोर्शन में राइट अप करना कि मैं ये पेपर्स पढ़े और तमाम का फ्यूचर वर्क में हर बंदे ने कुछ ना कुछ बताया होता है आगे फ्यूचर वर्क कि ये काम इसके ऊपर हो सकता है। तो ये रिसर्च गैप के अंदर आप लोगों ने वही काम करना लिखना होता है जो आपने करना होता है। तो 10 पेपर का फ्यूचर वर्क देखोगे तो किसी एक का फ्यूचर वर्क तो आप लोगों के मतलब होगा ना, तो उसी को पकड़ के उसी में चेंजेस करके इन्हांस करके उसी को आप अपने रिसर्च गैप राइट अप कर लोगे।
उसके बाद ये रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोगों ने नहीं लिखने, ठीक है, ये आप लोगों को अभी मैं स्किप करवा रहा हूँ। वैसे ये आप लोगों के, या तो आप लोगों ने हाइपोथेसिस लिखना होता है या आप लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन लिखने होते हैं। अब जिनका तो प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं उन्होंने हाइपोथेसिस लिखना है, जो सर्वे पे काम कर रहे हैं उन्होंने ये रिसर्च क्वेश्चन लिखने हैं। दोनों में से एक चीज आती होती है, या तो आप रिसर्च क्वेश्चन लिखते होते हैं या आप हाइपोथेसिस लिख लेते होते हैं। हाइपोथेसिस लिखते हैं तो उसका भी रिजल्ट एट द एंड पे आप लोगों के जब कंक्लूजन के अंदर जाके आना है। क्वेश्चन लिखते हो तो वो भी रिजल्ट आप लोगों का एट द एंड पे आप लोगों की कंक्लूजन में आना है। यानी कि जब आप लोग अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लोगे, अपने रिसर्च के बारे में बताओगे, तो वो रिजल्ट्स आप लोगों के इन क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, या वो रिजल्ट आप लोगों की उस हाइपोथेसिस का आंसर होना चाहिए कि जो आप लोगों ने हाइपोथेसिस पेश किया था क्या उसी के मुताबिक रिजल्ट आया है कि नहीं आया। तो इन दोनों में मतलब रेफरेंस किस तरह देना है, रेफरेंस स्टाइल देने का तरीकाकार कि जब आप एक पेपर फाइंड आउट कर लेते हो तो उस लिंक के साथ यहाँ पे इस तरह का ये आइकॉन बना होता है डबल कोमा टाइप का, या तो ये बना हुआ होगा, या जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आया हूँ तो ये साइट लिखा हुआ आ रहा है, या ये साइट का वर्ड लिखा हुआ होगा। यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करना है ना, तो इसका ये कंप्लीट एपीए की फॉर्मेट में रेफरेंस बना बनाया आ जाता है। आप इसको यहाँ से कॉपी करो और अपने पास उधर लिस्ट में जाके ऐड करवा लो। मतलब जो आप लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे हो रेफरेंसेस की, यहाँ पे उस नंबर पे आओ, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप उसको इस तरह अपने पास रेफरेंस के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये बना बनाया पूरा एक रेफरेंस, ये चीज कहलाती होती है रेफरेंस, रेफरेंस देना। लेकिन इसी रेफरेंस को टेक्स्ट में बताना, अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो 12 नंबर पे रेफरेंस दिया हुआ है ना, मैंने उस लिस्ट का नंबर बता दिया 12। तो इस तरह टेक्स्ट के अंदर उस रेफरेंस का, इस रेफरेंस का कोड बताना, मतलब उस रेफरेंस का लिंक बताना कि कौन सा रेफरेंस एट द एंड पे जो है वो इस पैराग्राफ के मुतल्लिक है, तो इसका बताना, ये चीज कहलाती होती है हमारी साइट। यानी कि इन टेक्स्ट साइटेशन होती है, मतलब साइट करते होते हैं हम पेपर को, और एट द एंड पे रेफरेंसेस वाली जो लिस्ट होती है वहां पे हम चीजों का रेफरेंस करते हैं। तो दो वर्ड होते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन या रेफरेंसेस। जब रेफरेंसेस का वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है एट द एंड पे जो आप लिस्ट बना रहे हो। जब साइट का वर्ड आता है तो मतलब होता है साइटेशन, मतलब होता है कि आप टेक्स्ट के अंदर जहां पे उसको साइट कर रहे हो, बता रहे हो कि ये वाला टेक्स्ट मैंने इस जगह से लिया है, और ये जगह कौन सी है, आप लोगों के एट द एंड पे जो रेफरेंस लिस्ट है वो वाला। तो जब आप लोगों ने वो इंट्रो लिटरेचर लिखना है तो आप लोग उसके अंदर जो रेफरेंसेस इस्तेमाल करोगे वो एट द एंड पे आप लोगों ने इस तरह एपीए फॉर्मेट में एट द एंड पे उनकी लिस्ट बना के टेक्स्ट के अंदर उनको साइट करना है, यानी कि उसका नंबर दे देना है, और नंबर इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना है। तो ये एक मैनुअली तरीकाकार है, हाफ मैनुअली। कुछ हम टेक्स्ट रेफरेंस बना ले लेते हैं और उसका नंबर उठा के हम टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं, इनके साइट कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है, मतलब एक टूल है मैं जो यूज करता हूँ, ये एंड नोट का है। मैं जैसे ये एंड नोट पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये एंड नोट का टैब, मतलब जैसे आप एंड नोट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वर्ड के अंदर ये इसका एक टैब बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप इसके थ्रू भी रेफरेंसेस दे सकते हैं। आप इसके थ्रू अगर इस्तेमाल करते हैं तो मतलब आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। काम इसके अंदर भी उतना ही करना पड़ता है जितना आप मैनुअली कर रहे थे, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि कल को आप लोगों को रेफरेंस का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ से एक वन क्लिक के अंदर, ये स्टाइल है, स्टाइल में से आके जस्ट आप APS 6 सेलेक्ट करोगे, आप लोगों का पूरा रेफरेंस के अंदर जो आप लोगों के पेपर के अंदर स्टाइल लगे होंगे ना, सारे के सारे रेफरेंसेस का वो वाला स्टाइल बन जाएगा। तो अभी ये जो पेपर है इसके अंदर मैंने एंड नोट के थ्रू नहीं लगाए हुए, इसलिए मुझे वो एरर दे रहा है, वो उसका स्टाइल चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैंने एंड नोट के थ्रू लगाए हुए होते तो ये ऑटोमेटिकली इसने इसका स्टाइल चेंज कर देना था सब पे। तो मतलब एक क्लिक के साथ 12 रेफरेंसेस का स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सिर्फ इसका इतना फायदा है जो हम लोग ऑटोमेटिक लगाते हैं, बाकी काम इसमें भी उतना ही करना पड़ता है जितना मैनुअली करते हैं। तो यहाँ तक
ये एक फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट सर करना आप है। एक दो रेफरेंसेस एंड नोट के थ्रू एंटर करके बता दें। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेफरेंस देना है ना, तो यहाँ पे इसके ये इंसर्ट साइटेशन का नाम आ रहा है, मतलब ये पैराग्राफ मैंने एक पेपर से पढ़ के लिख लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको अब अपने पास इसका रेफरेंस देना है एट द एंड पे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जहाँ पे मैंने इसको साइट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये वाला पेपर का रेफरेंस नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों ने ब्राउज़र के अंदर जाना है, वो पेपर आप लोगों ने सर्च आउट करना है यहाँ पे साइट पे, उसी जगह पे जहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को ये एपीए का स्टाइल कॉपी करने का बताया था, इसी जगह पे आके अब आप लोगों को यहाँ पे किसी चीज़ पे ना क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ साइट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एंड पे ये लिखा होता है एंड नोट, कि मुझे इस पेपर का रेफरेंस एंड नोट के फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर दो। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ब्राउजर के अंदर ये देखो ये नीचे इसका जो रेफरेंस है वो डाउनलोड हो गया। अब मैं जैसे ही इसको मतलब ओपन करूंगा ये मुझे एंड नोड के अंदर ले जाएगा, क्योंकि ये एंड नोड की फॉर्मेट के अंदर फाइल है ना, यानी कि जैसे हमारी जो भी फाइल की एक्सटेंशन होती है वो उसी के अंदर ओपन होती है। तो एंड नोड किया तो मैं इसको एंड नोड के अंदर जैसे ही क्लिक किया उसने मुझे एंड नोड के अंदर ले गया। अब एंड नोड के अंदर होता है कि हम लोग लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं, या तो उसी के अंदर सारे के सारे पेपर्स अपने रेफरेंसेस ऐड करवाते जाते हैं। मतलब एक पेपर लिख रहा हूँ तो उसी के अंदर मैं एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी, मैंने ये क्रिएट कर ली, इसका मैं इसको पाथ दे दूंगा, तो यहाँ पे इसका ये नाम रख दूंगा माई एंड नोड लाइब्रेरी, या जो आप लोग काम कर रहे हो उसका नाम रख दो, क्योंकि सारे के सारे रेफरेंसेस उसी के मतलब है ना, उसी पेपर से, तो उसका नाम रख दो। डेस्कटॉप का मैंने इसको पाथ दे दिया और मैं इसको सेव कर दूंगा, तो ये मेरी एक लाइब्रेरी बन जाएगी। अब मैं जितने भी रेफरेंसेस इस तरह डाउनलोड करके इस लाइब्रेरी में ऐड करवाता जाऊंगा। आप लोगों को ये एंड नोड वाली फाइल नजर आ रही है? नहीं सर। एक मिनट मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ये अब आप लोगों को एंड नोड की फाइल नजर आ रही होगी। तो जैसे ही मैंने उस जी सर, अब रेफरेंस आ के रही ऊपर है। क्लिक किया ना तो मुझे इस तरह एंड नोड की फाइल में ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तमाम रेफरेंसेस की ये लिस्ट आ रही होती है, यहाँ पे उसका ऑथर ये है। अब मैंने उस वहां से कंप्लीट रेफरेंस डाउनलोड किया था, ये एंड नोट उसके ऑटोमेटिकली अलग अलग ना पार्ट्स बना लेगा। ठीक है, तो वो मैंने जैसे ही वो डाउनलोड किया तो ब्राउजर के अंदर जो नीचे फाइल आ रही थी उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये मेरे पास वो रेफरेंस यहाँ पे एंड नोट की लाइब्रेरी जो मैंने बनाई थी उसके अंदर यहाँ पे ऐड होगी। तो इस तरह आप जितने भी पेपर्स के रेफरेंसेस डाउनलोड करते जाओगे इस लाइब्रेरी के अंदर ऐड होते जाएंगे। मतलब ये एक लाइब्रेरी फाइल बन जाएगी जिसके अंदर तमाम के तमाम रेफरेंसेस आ जाएंगे। आप इस लाइब्रेरी फाइल को उठा के जहां मर्जी अपने पास सेव कर लो, कहीं इंटरनेट पे रख लो, उसको जहां मर्जी जाके इस्तेमाल करना, वो रेफरेंसेस आपके पास सेव रहेंगे। आप किसी भी टाइम जाके इन रेफरेंसेस को चेक कर सकते हो, मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर्स को देख सकते हो, ये कंप्लीट एक रेफरेंस बन के आ जाता है। तो पहला काम होता है इस तरह एंड नोट के अंदर उस रेफरेंस को डाउनलोड करके ऐड करवाना। इसके बाद जो दूसरा काम होता है ना वो होता है फिर आप वर्ड के फाइल में। अब आप हम लोगों ने रेफरेंस को नेट से डाउनलोड करके उस एंड नोट वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करवा लिया, वहां पे एक लाइब्रेरी फाइल बना ली, वहां पे मेरा रेफरेंस अब उस लाइब्रेरी फाइल के अंदर मेरी लिस्ट बनती जाएगी। अब मैं यहाँ पे आके मैंने अब ऐड करना है इसको, यहाँ पे मैं क्लिक करके इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये कहेगा कि अपना पेपर फाइंड आउट करो, मुझे उस एंड नोड वाली लाइब्रेरी के अंदर ले जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं उसका वो पहला वर्ड लिखूंगा ना, यानी कि उसका ऑथर का नाम था VAN स्टार्ट में, मुझे बाकी नहीं याद क्या था क्या नहीं, तो मैं स्टार्ट में किसी एक ऑथर का नाम लिख के स्टार्ट वाले फाइंड पे क्लिक करूंगा तो उस पूरी लिस्ट में से मुझे उस वो वाला पेपर ना आके यहाँ पे शो करवा देगा। अब इसका पहला ऑथर जो नेम था VAN था ना, वैन डेयर। ठीक है,
वेंडर। तो ये मैंने जस्ट VAN पहला नाम लिखा, उसने मुझे वो सारे का सारा रेफरेंस ला के दे दिया। वैसे ये कंप्लीट लिस्ट होती है, आप मैनुअली सर्च करना चाहते हैं तो भी ठीक है, वरना यहाँ पे जस्ट नाम लिखें, फाइंड पे क्लिक करें, वो वाला रेफरेंस सामने आ जाएगा। उस रेफरेंस को आप, ये भी हो सकता है कि आपको एक ऑथर के मल्टीपल रेफरेंसेस आप लोगों ने लिखे हुए हो, तो यहाँ पे 2-3 रेफरेंस आ जाएंगे। तो जो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है ना, आपने सिर्फ उस रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना, एंड नोट वाला जो टैब है, जो मैंने अभी सर्च करके और रेफरेंस के ऊपर क्लिक किया, यस सर, नजर आ रहा है। तो रेफरेंस को क्लिक करके उसके बाद ये इंसर्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये मेरे पास ये रेफरेंस ऐड होके आ गया, ठीक है। यहां पे इसने इसको साइड कर दिया टेक्स्ट के अंदर, और इसी फाइल के एंड पे यहाँ पे साइड करता होता है, और एट द एंड पे इसका ना रेफरेंस लिख देता होता है जो उसने बनाया हुआ होगा। वो नहीं इसने अभी लिखा, ये लिखा है तो कहीं और लिख दिया इसने। मैं 1 मिनट दोबारा इसको ऐड करता हूँ। अभी नहीं, इस फाइल के साथ में काम भी कर रहा सही। वैसे इसका जो तरीका होता है मैंने आप लोगों को ये करके दिखा दिया, यही होता है
कि यहाँ पे आके इस एंड नोड के अंदर आके ये इंसर्ट साइटेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये इसको साइट कर देता है। ये मैंने हालांकि ऊपर इसको चेंज भी किया है फॉर्मेट को APA 6 के मुताबिक, लेकिन उसने इसको किया नहीं है। इसने यहाँ पे तो ऐड कर दिया, एट द एंड पे इसकी लिस्ट नहीं बनाई है। एट द एंड पे ये लिस्ट बना देता होता है ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर। एक तो ये लिस्ट भी नहीं बना रहा, दूसरा मैंने वो पहले नंबर 1 के साथ बनी हुई है शायद, इस वजह से नाम बना रहा हो, रेफरेंस नंबर 1 के साथ लिखा हुआ है ना। हाँ, क्योंकि इसमें पहले भी एंड नोड के थ्रू लगे हुए हैं ना स्टाइल्स। जी सर, वो पहले नंबर 1 ये एरर दे रहा है शायद। तो आप लोग जब अपने एक नई फाइल के अंदर क्रिएट करोगे ना, तो ये इसी तरह का यही तरीकाकार होता है कि यहाँ पे अब आप लोग ऐड करोगे, एट द एंड पे वो लिस्ट के अंदर इस तरह लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाता जाएगा। एट द एंड पे इस तरह रेफरेंस कंप्लीट बन के आ जाएगा, और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ये इस तरह बन के आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मेट सेलेक्ट हुआ है ना, ये नंबर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट हुआ है। इसमें होता है कि ऑथर, ईयर और एट द एंड पे लिस्ट के अंदर उस रेफरेंस का नंबर, 3 चीजें होती हैं। ऑथर का नाम, ईयर और ये नंबर होता है लिस्ट के अंदर। अब ये चूंकि एक ही रेफरेंस को मैं बार बार दे रहा हूँ ना, जरूरी नहीं कि आप लोगों ने एक पेपर में से किसी एक जगह पे चीज लिखनी है। आप एक पेपर में से इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ लिख सकते हो, उसी पेपर में से लिटरेचर व्यू में भी जाकर लिख सकते हो, लेकिन दोनों जगह पे उस एट द एंड पे रेफरेंस जो दिया हुआ है उसका नंबर तो सेम ही रहना है ना। तो इसीलिए ये नंबर मुझे यहाँ पे भी 1 दे रहा है, यहाँ पे भी 1 ही दे रहा है, और यहाँ पे भी 1 दे रहा है। मैं एक ही रेफरेंस को 3 दफा ऐड किया है, तो एट द एंड पे जो उसने रेफरेंस बनाया है ना लिस्ट के अंदर, वो एक ही रहना है, लेकिन जहां जहां पे मैंने ऐड किया होगा उसका ये साइट जो साइटेड टेक्स्ट होगा वो इस तरह वो भी सेम ही आएगा। अब ये मैंने ऐड किया कर लिया ना, उसके बाद मैं यहाँ पे आके स्टाइल के ऊपर क्लिक करके APA 6 पे करूंगा, तो ये जितने भी रेफरेंसेस लगे हुए होंगे ना, सबका स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा APA 6 के मुताबिक। सिर्फ ये इतना फायदा होता है ये एंड नोड के थ्रू काम करने का, कि कल को आप लोगों को अपने रेफरेंस का स्टाइल चेंज करना पड़े तो आप एक क्लिक के साथ चेंज कर सको। तरीकाकार मैंने आप लोगों को बता दिया है, अभी ये हुआ नहीं, कोई एरर है मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी करना है तो आप लोग इस तरह करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना ये एरर देख के सही करके फिर बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं इसको देखूंगा तो ऐसे टाइम जो है वो वेस्ट होगा फिर हमारी क्लास का, तो वो मैं बाद में खुद देख लूंगा, फिर आप लोगों को कर बता दूंगा क्या है। लेकिन तरीका का जो मैंने आप लोगों को बता दिया वो यही होता है। तो ये वाला काम आप लोगों ने करना है, ठीक है।